अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ मुठभेड़ के दौरान फंसे लश्कर के 2 कमांडर। जी हां, तो वहीं भारत के बाद अब इस देश ने वापस बुला लिए अपने नागरिक। भारत ने कहा भड़कते हुए कि भारत आओ दोस्तों। बताएंगे दोस्तों आखिर कौन सा वो देश है जिसके नागरिकों को निकलवा रहा है मालदीव का राष्ट्रपति। तो वहीं भारत के एग्जिट पोल पर क्या कह रहा है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी समेत दुनिया भर का मीडिया कहने लगा बीजेपी अगर तीसरी बार जीती तो ये होगा। बताएंगे दोस्तों क्या कहना है इनका। तो वहीं जयराम रमेश कांग्रेसी को लगा तगड़ा झटका। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ मुठभेड़ के दौरान फंसे लश्कर के 2 कमांडर। जी हां, पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंट फ्रंट के 2 शीर्ष कमांडर सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान फंस गए थे। सुरक्षा बलों को पुलवामा के नेहामा इलाके में एक आतंकी ठिकाने के बारे में इनपुट मिलने के बाद गोलीबारी शुरू हुई। जब सुरक्षा बलों और पुलिस ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया तो आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जिससे गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों आतंकवादी रईस अहमद और रियाज अहमद डार दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के निवासी हैं। जिला पुलवामा के निहामा इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर है, आगे की जानकारी दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन आते ही सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन वाकई में इन्होंने भारत को दहलाने की पूरी कोशिश कर रखी थी दोस्तों, जिसको नाकाम कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें भारत के बाद अब इस देश ने वापस बुला लिया अपने नागरिक। जी हां, मालदीव में आपके लिए खतरा है, कृपया करके आप वापस आ जाइए। जी हां, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के प्रवेश पर बैन के फैसले के बाद इजराइल ने अपने नागरिकों को तुरंत वापसी की सलाह दी है। मालदीव ने रविवार यानी 2 जून को इजरायली पासपोर्ट होल्डर को लेकर कानून में संशोधन करने का ऐलान किया था। इजरायली सेना की ओर से गाजा में किए गए हमलों को लेकर मालदीव की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश है, जिसको देखते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने इजरायली पासपोर्ट धारकों को हिंद महासागर द्वीप समूह में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने के लिए कानूनों में संशोधन करने का फैसला किया। न्यूज पोर्टल सन एमवी की खबर के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में एक आपातकालीन प्रेस वार्ता में गृह मंत्री अली इहसून ने इस फैसले की घोषणा की। दोस्तों, इजरायली मंत्रालय ने अपने नागरिकों को वापसी की सलाह देते हुए कहा कि अगर आपको वहां कोई दिक्कत हुई तो हमारे लिए नागरिकों को मालदीव से निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही मंत्रालय ने इजरायलियों से मालदीव की यात्रा ना करने को भी कहा है। तो वहीं आपको बता दें इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारतीय भड़कते नजर आए हैं और ऐसे में कह रहे हैं कि मेरे देश आओ दोस्तों, भारत आओ मालदीव छोड़कर। जी हां दोस्तों, मालदीव सरकार ने जैसे ही इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया, ठीक वैसे भी यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जंगल की तरह फैल गई। जैसे जंगलों में आग फैलती है वैसे फैल गई। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स इजराइल के समर्थन में आ गए और उन्होंने कहा कि इजराइल के लोगों का भारत में स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम टू इंडिया और भारत उनका घर है। भारत के मेजर गौरव आर्या जो रिटायर है, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा कि मैं सभी इजरायलियों से कहना चाहूंगा कि भारत आइए, यहाँ आप सिर्फ दोस्त नहीं है, आप परिवार हैं, आपको प्यार सम्मान और आदर मिलेगा, आपका भारत घर है। सदियों पुरानी परंपरा आज भी कायम है, अटूट है। इस पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जिस प्रकार से इजरायलियों को मालदीव से निकाला जा रहा है और इजराइल के पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है मालदीव की मुइजू सरकार के द्वारा, ऐसे में इजरायलियों को आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या भारत को इनवाइट करना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें एग्जिट पोल आते ही पाकिस्तान बौखला गया। तुर्की और सऊदी समेत दुनिया भर के मीडिया ने क्या कहा दोस्तों वो भी आपको बताते हैं। भारत में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और मंगलवार यानी कि कल नतीजों से पहले एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, जिसमें भाजपा एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ जीतती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि भाजपा और गठबंधन पार्टियों यानी एनडीए को 361 से लेकर 401 तक सीटें मिल रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव की कवरेज पूरी दुनिया की मीडिया कर रही है और एग्जिट पोल पर भी दुनिया के सभी बड़े अखबारों न्यूज वेबसाइटों ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। रशिया, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई समेत कई देशों की मीडिया ने एग्जिट पोल के नतीजों को प्रमुखता से कवर किया है। ब्रिटेन के बड़े अखबार द गार्डियन ने सोमवार यानी 3 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में चल रहे चुनाव के मतदान खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रूप से तीसरा कार्यकाल जीतेंगे। द गार्डियन ने आगे लिखा कि भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा चुनाव जिसमें लगभग 1 अरब मतदाता थे अप्रैल में शुरू हुआ था। अखबार ने लिखा कि चुनाव लंबा चला, जिस दौरान भारत में भयानक गर्मी देखने को मिली, जिसमें दर्जनों लोगों और मतदान अधिकारियों की मौत हो गई। तो वहीं अब आपको बीबीसी की बात करते हैं, जो हमेशा से मोदी सरकार के विरोध में ही रही है।
है। जी हाँ, बीबीसी ने विश्लेषकों के हवाले से ये भी कहा है कि अलग अलग न्यूज एजेंसियों की तरफ से जारी एग्जिट पोल पूर्व में गलत भी साबित होते रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी बीबीसी कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को गलत ठहराते नजर आ रहा है दोस्तों। तो वहीं बता दें चीन ने क्या कहा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि एग्जिट पोल के नतीजों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले हैं। एक्सपर्ट के हवाले से चीनी अखबार ने लिखा कि मोदी जीत के बाद अपनी घरेलू राजनीति और विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं करेंगे और भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अपनी कोशिश जारी रखेंगे। मोदी डिप्लोमेटिक तरीके से विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, यानी कि चीन ने भी पॉजिटिव बातें लिखी है। तो वहीं रूस की मीडिया आरटी ने जमकर तारीफ किया। तो वहीं अब पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने लिखा कि 2 एग्जिट पोल का सारांश निकाला जाए तो भारत की सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए लोकसभा की 543 सीटों में से 350 सीटें जीतती नजर आ रही है। बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। डॉन ने आगे लिखा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को लेकर एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि गठबंधन 120 सीटें जीतेगा। भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब रहा है क्योंकि चुनाव के नतीजे अक्सर उन्हें गलत साबित करते रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि भारत जैसे बड़े और विविधता भरे देश में एग्जिट पोल के जरिए चुनाव नतीजों का अनुमान लगा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो वहीं बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार ने एग्जिट पोल पर आधारित अपनी खबर को शीर्षक दिया है कि भारत के विपक्ष ने एग्जिट पोल के अनुमान को खारिज किया। जी हाँ, तो वहीं तुर्की ने भी यही कहा। अलग अलग मीडिया ने कहा कि एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल कर सकता है। कतर का भी, सऊदी अरबिया का भी, यूएई का, इन सब के मीडिया का बयान आया है दोस्तों और सबने पॉजिटिव बातें कही हैं। अगर नेगेटिव किसी ने कहा है तो वही पाकिस्तान और बीबीसी रिपोर्ट ने। जी हाँ दोस्तों, हालांकि चीन का पॉजिटिव बयान है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन को पता चल चुका है कि मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, एनडीए की सरकार फिर से सरकार बनाने वाली है। तो कहीं ना कहीं उसके बयानों में एक सहमता नजर आई है दोस्तों, यानी कि वो ना चाहते हुए भी अच्छे कमेंट करता दिखाई दिया है ताकि वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर कर सके। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं सबसे ज्यादा लोग कौन सी पार्टी और कौन से नेता का नाम लेते हैं, तो वहीं आपको बता दें भारतीय सेना के हमले का खौफ, पाकिस्तानी आर्मी ने बदला न्यूक्लियर अलर्ट, सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा। जी हाँ, भारत में पीओके को लेकर मोदी सरकार के आक्रामक रुख के बीच पाकिस्तान की सेना खौफ में जी रही है। पाकिस्तान के इस डर का खुलासा अब सैटेलाइट तस्वीरों से भी हो गया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना ने अपने परमाणु अलर्ट के स्तर में बदलाव कर दिया है। पाकिस्तान अब पहाड़ों के अंदर साइलों का निर्माण कर रहा है ताकि अगर भारत की ओर से हमला किया जाता है तो उसके परमाणु बम बचे रहें और तेजी से पलटवार किया जा सके। यही नहीं, पाकिस्तान अगर पहले परमाणु हमला करता है तो उसकी गोपनीयता बनी रहे। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से बयान आया है कि वो परमाणु बम को लेकर नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन नहीं करता है। जी हाँ, भारतीय सेना के पूर्व कर्नल और सैटेलाइट तस्वीरों से चर्चित एक्सपर्ट विनायक भट्ट ने ट्वीट करके बताया है कि पाकिस्तान इसलिए साइलो बना रहा है ताकि परमाणु वारहेड फिर चाहे वे मिसाइलों से अलग ही क्यों ना हो उसे सेंसर के जरिए पता नहीं लगाया जा सकता है। जी हाँ, तो वहीं पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बताया भारत को लेकर पाकिस्तान के लिए 2 डर। कहा अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार आए तो क्या करेंगे, भारत घुसकर मारेंगे की नीति पर आगे बढ़ेगा। जी हाँ, तो वहीं बता दें जैसा कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान में तरह तरह के बयानबाजी निकलकर सामने आ रहे, लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव का कहना है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में लौटे तो इस बार भारत और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात डेफिनेटली बनेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव एजाज चौधरी ने एक टीवी चैनल पर भारत में चुनाव नतीजों और नई सरकार पर बहस के दौरान कहा कि अभी परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल से लगता है कि मोदी ही सत्ता में लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को देखें तो हम ये पाते हैं कि वो उन वादों और दावों पर भी आगे बढ़ते हैं जिनको अमूमन लोक लुभावन कहकर खारिज कर दिया जाता है। इस बार वो सरकार में आए तो 2 चीजें खास तौर से होंगी, एक भारत का हिंदू राष्ट्र बनना और दूसरा पाकिस्तान से टकराव। चौधरी ने अपने बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो चुनावी घोषणा पत्र और दावों को लागू करते हैं। आमतौर पर उनकी जिन बातों को चुनावी भाषण कहकर खारिज किया जाता है वो उन पर भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इस बार की उनकी सरकार का एक लक्ष्य भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का होगा, दूसरा वो पाकिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाएंगे जिसका जिक्र वो घुसकर मारेंगे कि जुमले के साथ करते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं पाकिस्तान को डर सता रहा है कि इस बार मोदी सरकार आई तो पाकिस्तान के साथ युद्ध जरूर होगा। जी हाँ, क्योंकि इस बार मोदी सरकार ने भी क्लियर कहा हुआ है, स्पेशली योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आई तो 6 महीने के भीतर पीओके को हासिल कर लिया जाएगा और भारत में मिला लिया जाएगा। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि
पाकिस्तान पीओके छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा और भारत उसको मिलाने की कोशिश करेगा भारत के साथ। ऐसे में युद्ध होना तो तय माना जा रहा है और इसी बात को लेकर पाकिस्तान के विशेषज्ञ तरह तरह की बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 101% युद्ध होना तय है। जी हाँ, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या 6 महीने के भीतर मोदी सरकार के बनते ही क्या पीओके भारत में मिल जाएगा? दोस्तों क्या लगता है आपको? जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बता दें, ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद, ISI के लिए जासूसी का आरोप। बता दें, नागपुर की एक अदालत ने सोमवार को ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अग्रवाल पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप है। निशांत अग्रवाल को 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस एरोस्पेस में सीनियर सिस्टम इंजीनियर थे और मिसाइल परियोजनाओं में शामिल थे। अग्रवाल को ISI को परियोजनाओं के बारे में गोपनीय जानकारी देने के आरोप में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ATS और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2018 में नागपुर के पास से गिरफ्तार किया था। तो वहीं बता दें, चीन ने दोस्त रशिया को दिखाया अपना असली चेहरा, गैस पाइपलाइन पर दे दिया बड़ा झटका, बुरे फंसे व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध में फंसे रशिया को चीनी ड्रैगन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। चीन की सरकार ने रशिया की मजबूरी का फायदा उठाते हुए साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के बदले में सस्ती दर पर गैस की मांग कर डाली है। यही नहीं, चीन ने यह भी कहा था कि वो बहुत कम गैस खरीदेगा। चीन की इस अनुचित मांग के आगे रशिया ने झुकने से इनकार कर दिया, जिससे अब यह डील लटक गई है। रशिया को उम्मीद थी कि यूरोप के गैस ना लेने से जो उसे नुकसान हो रहा है वो कमी वो कभी चाइना से पूरा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी उम्मीद में हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह पद संभालने के ठीक बाद चीन की यात्रा भी की थी। रूस को उम्मीद था कि इस डील से उसकी कंपनी गजप्राम को लाइफ लाइन मिल जाएगा। यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया और चीन बिना किसी लिमिट वाली दोस्ती का दावा करते हैं, लेकिन इस ड्रैगन की इस नापाक चाल से इस बड़े दावे की पोल खुल गई। तो वहीं बता दें, भारतीय गायों के गोबर की विदेशों में बढ़ गई है मांग, सैकड़ों टन के हिसाब से खरीद रहे हैं अरब के देश। जी हाँ, भारत में बेशक गाय के गोबर की कीमत या वैल्यू बहुत कम है, लेकिन पिछले कुछ समय में खाड़ी देशों में इसका रुझान बढ़ा है। इसको देखते हुए यह लगभग 30 से 50 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ती है तो इसकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। भारत में मुख्य रूप से गोबर का इस्तेमाल उपला बनाकर ईंधन के रूप में होता है। हालांकि चीन और ब्रिटेन जैसे कई देशों में गोबर के जरिए बिजली और गोबर गैस का उत्पादन किया जाता है। हालांकि खाद के रूप में भी गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तेल और गैस का भंडार कुवैत और अरब देश भारत से कई टन गोबर खरीद रहे हैं। इसी साल 2 महीने पहले कुवैत ने भारत को 192 मीट्रिक टन गोबर का ऑर्डर दिया था, जो पूरा हो चुका है। इसी तरह दोनों देश भारत से बड़ी मात्रा में गोबर मंगा रहे हैं। दरअसल अरब कृषि वैज्ञानिकों को एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि गाय के गोबर को पाउडर के रूप में प्रयोग करने से खजूर की फसल बढ़ रही है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, सन की किम जोंग उन ने फिर दक्षिण कोरिया को भेजे मलमूत्र वाले सैकड़ों गुब्बारे। सियोल ने इमरजेंसी अलर्ट कर दिया जारी। जी हाँ, दक्षिण कोरिया ने कचरे से भरे गुब्बारे उड़ाने के मामले को लेकर उत्तर कोरिया को दंडित करने के लिए दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते को निलंबित करने की सोमवार को घोषणा की। हालांकि उत्तर कोरिया गुब्बारे उड़ाने की अपनी हरकत पर लगाम लगाने को कह चुका है। लोगों द्वारा दक्षिण कोरिया में हाल ही में पर्चे बांटे जाने के अभियान से नाराज उत्तर कोरिया ने बीते कई दिनों में पड़ोसी देश की ओर कचरे से भरे गुब्बारे उड़ाए थे। दक्षिण कोरिया ने रविवार को कहा कि उत्तर कोरिया की इस हरकत के जवाब में वो कड़ा कदम उठाएगा। जानकारी के अनुसार उत्तर कोरिया ने एक बार फिर शनिवार रात कचरा लिए 600 से अधिक गुब्बारे दक्षिण कोरिया भेज दिया, यानी कि अजीब अजीब हरकत करता नजर आ रहा है। किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, जयराम रमेश को इलेक्शन कमीशन से लगा तगड़ा झटका। 150 DM को धमकाने के मामले में और मोहलत देने से कर दिया इनकार, शाम तक मांगा जवाब। जी हां, चुनाव आयोग ने कांग्रेसी महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को उस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2 दिन पहले यह दावा किया था कि मतगणना से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश भर के 150 जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं, ऐसा करके वो चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश का इस ट्वीट पर भाजपा ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आयोग ने जयराम रमेश से अपना पक्ष रखने को कहा था। आयोग के नोटिस पर रमेश ने 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय देने की मांग की थी, जिसे आयोग ने इनकार कर दिया और आज शाम तक उनसे मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। रमेश को लिखे पत्र में आयोग ने 3 जून को शाम 7 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, अन्यथा चुनाव आयोग उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी से नीतीश कुमार की पहली मुलाकात, अमित शाह जी से भी होगी मुलाकात। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद
आज पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने पहुंचे। पीएम आवास में दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बैठकें चली, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार पीएम आवास से रवाना हो गए। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी ना मिल सकी है कि किन मुद्दों पर इनकी बैठक हुई, लेकिन इस मुलाकात को काफी अहम और महत्व दिया जा रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार शाम 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिल रहे। 4 जून यानी कल को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होनी है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बिहार कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष का दावा, कांग्रेस जीत रही है, इतनी सीटें, एग्जिट पोल पर उठा दिए सवाल। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजों का वक्त करीब आता जा रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया कल ही है। इसके साथ ही दावों प्रति दावों का दौर भी तेज होता जा रहा है। इस बीच बिहार कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी पार्टी को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। अखिलेश प्रसाद का कहना है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीतने जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सहयोगी दलों के लिए भी बड़ी भविष्यवाणी की। अखिलेश प्रसाद के मुताबिक बिहार में आरजेडी को 12 से 13 सीटें और लेफ्ट को 3 से 4 सीटें मिलने वाली हैं। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही हैं। जी हां दोस्तों, तो वहीं एग्जिट पोल पर सवाल उठाने वालों को सर्वे एजेंसी यानी एक्सिस माई इंडिया ने तगड़ा जवाब दिया, कहा हमारा रिकॉर्ड तो देख लें। तो वहीं दोस्तों, ये थी भी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।